हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो मैंने आप लोगों को मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, इसका असाइनमेंट आप लोगों को मैंने अपलोड कर दिया है। इसके क्वेश्चंस को आप करेंगे और जो भी डाउट होगा वो आप उसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछेंगे। और आज मैं शुरू कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला में फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सर्वप्रथम हम लोग को दिमाग में आता कि फार्मूला क्या होती है। तो यहाँ पर फार्मूला का मतलब केमिकल फार्मूला से है। यहाँ पर फार्मूला का मतलब केमिकल फार्मूला से है। तो व्हाट द फार्मूला, फार्मूला क्या है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला। फार्मूला का मतलब यहाँ पर केमिकल फार्मूला से है। तो ये फार्मूला मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट द फार्मूला। तो व्हाट द फार्मूला, फार्मूला क्या है? तो फार्मूला, तो यहाँ पर फार्मूला क्या है? तो फार्मूला का मतलब यहाँ पर केमिकल फार्मूला से है। तो व्हाट द फार्मूला, फार्मूला क्या होती है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब परमाणुओं का समूह। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच रिप्रेजेंट composition, which represent composition, which represent composition, which represent composition, which represent composition of elements, which represent composition of elements in a compound, which represent composition of element in a compound is called, कहलाता क्या? तो is called formula। तो फार्मूला का मतलब यहां पर केमिकल फार्मूला से है। तो ये फार्मूला क्या है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का समूह है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला। फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ फार्मूला, निम्नलिखित तीन प्रकार के फार्मूला होते हैं। फॉलोइंग थ्री टाइप्स, फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ फार्मूला, फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ फार्मूला, निम्नलिखित तीन प्रकार के फार्मूला होते हैं। फर्स्ट वन इज मोलिकुलर फार्मूला, फर्स्ट वन इज मोलिकुलर फार्मूला, फर्स्ट वन इज मोलिकुलर फार्मूला। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड थर्ड वन इज इंपिरिकल और सिंपलेस्ट फार्मूला। इंपिरिकल और सिंपलेस्ट फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला या इसी को हम लोग सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। तो फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ फार्मूला, दैट इज मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इंपिरिकल फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मोलिकुलर फार्मूला। तो ये मोलिकुलर फार्मूला क्या होती है? ये मोलिकुलर फार्मूला, ये मोलिकुलर फार्मूला क्या होती है? तो जैसा नाम में है, मोलिकुलर मतलब मोलिकुल। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिकुल ऑफ अ कंपाउंड। किसी यौगिक के, किसी कंपाउंड के एक मोलिकुल में अलग अलग तत्वों के कितने वास्तविक में परमाणु हैं, वो जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है? तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? तो मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है? तो एक ऐसी फार्मूला, अब फार्मूला
विच रिप्रेजेंट, अ फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट, एक ऐसी फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करता है क्या, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, actual number of atoms of different element, actual number of atoms of different element present in a molecule of a compound, present in a molecule of a compound is called, कहलाता क्या है, is called molecular formula, is called molecular formula। तो ये molecular formula क्या है, is called molecular formula। तो molecular formula क्या है, तो एक ऐसी formula जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो अगर हम लोग ब्यूटेन का देते हैं या सिंपल एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन अगर हम लोग का देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो C4H8 हो गया दिस पर। तो नॉर्मल ब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, तो C4H10। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि जी बेंजीन है, तो बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, तो ये बेंजीन की C4H10 ना, ब्यूटेन C4H10 होगी। उसी तरह से बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, तो C6H6 होगी। अगर आप लोग कहा जाए ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, तो ग्लूकोज एक कंपाउंड है जिसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन होगी। अगर कहें सुक्रोज मतलब सुक्रोज मतलब शुगर की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, तो C12H22O11। तो ये क्या है, ये सब क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ब्यूटेन एक कंपाउंड है, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। उस तरह से अगर बेंजीन एक कंपाउंड है जिसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। उसी तरह से अगर आप कहें कि ग्लूकोज एक कंपाउंड है जिसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। सुक्रोज एक कंपाउंड जिसके एक मॉलिक्यूल में ओबेसी 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला का मतलब यहां पर केमिकल फार्मूला से है। तो फार्मूला क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which represent composition of elements in a compound is called formula। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का समूह है जो रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड फार्मूला। फार्मूला क्या है, तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का समूह है जो रिप्रेजेंट करता, प्रदर्शित करता कि कौन सी तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड फार्मूला। उसे हम लोग कहते हैं फार्मूला। फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C4H10, बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, सुक्रोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 एक्सेट्रा। ठीक है। Now second one is structural formula. Now second one is structural formula. Now second one is structural formula. Structural formula. Structural formula क्या है, तो एक ऐसी नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, संरचना मतलब होता है कनेक्टिविटी। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड की एक मॉलिक्यूल में, किसी यौगिक के एक अणु में जो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड है, जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला ऑफ फार्मूला, एक ऐसी फार्मूला विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट क्या करता, तो विच रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी, विच रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब कनेक्शन, बॉन्डिंग, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
present in a molecule of a compound, present in a molecule of a compound is called, कहलाता क्या है, is called स्ट्रक्चरल फार्मूला, इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड मतलब एक यौगिक के अंदर अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, एक कंपाउंड मतलब एक यौगिक के अंदर अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड हैं, जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फार्मूला विच रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, तो C4H10 होगी। अब इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है, तो आप कहेंगे जी ये कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इस कार्बन से क्या है, तो ये 4 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड है, ये 4 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड है। तो ये क्या है, तो जो ये क्या है, तो एक फॉर्मूला है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो रिप्रेजेंट करता है कि जी इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर कहते हैं उस ऑब्वियसली। और इसे हम लोग कॉन्डेंस करके भी लिखते हैं, जैसे CH3 है, ऑब्वियसली ये CH, ऑब्वियसली ये CH2 है, ऑब्वियसली ये CH2 है, ये CH3 है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डेंस। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने क्या करा है, तो छिपा रखा है, ये कहलाता है कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज कॉल्ड कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। और एक और होती है दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, तो 3 लाइन हो जाएंगी। ये ऑब्वियसली कार्बन कार्बन बॉन्ड, फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, 1 2 3, जहां जहां पर इंड है ये कार्बन है, टर्न है, कार्बन है, टर्न है, कार्बन है, टर्न है, कार्बन है, तो ये इसका क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि ये आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर क्या, तो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, हाइड्रोजन छुपा हुआ होता है कि हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा कितनी है, तो इस कार्बन की यहाँ पर कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 बॉन्ड नहीं दिख रही, मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो ये कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप ऐसे ड्रॉ करिए, या आपकी 3 लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, तो ये भी क्या हो गया, तो ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गई। ऑब्वियसली जी मैं ऐसे नहीं कर करके ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये भी आपका क्या है, तो दिस व्हाट, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कि जी मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो ये भी क्या है, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, जहां जहां टर्न है और टर्मिनल है, मतलब एंड है, वो क्या है, तो कार्बन है। तो ये क्या हो गई, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होती है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता कनेक्टिविटी, एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता, प्रदर्शित करता कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब अगर ब्यूटेन एक कंपाउंड है, इसके अंदर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, तो एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड है, जो फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये कहलाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसी को आप अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को छुपा दीजिए, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को छुपा दीजिए, इट इज कॉल्ड कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। और ऑब्वियसली इसी को यहाँ पर 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, टर्न दे करके 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, टर्न दे करके, यहाँ 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 1 2 3, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को जहाँ पर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है वो कहलाता है क्या, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ध्यान रखेंगे कि जहां भी इंड होता है और टर्न होता है, कार्बन होता है, जहां भी इंड होता है, टर्न होता है, कार्बन होता है, जहां भी इंड होता है, टर्न होता है, कार्बन होता है, और हाइड्रोजन छुपा होता है। हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, तो बेसिक ये कार्बन की 1 बॉन्ड है दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि क्या,
तो अगर हम लोग ये एन ब्यूटेन हो गया, उसी तरह से अगर हम लोग कह दें कि जी बेंजीन है, अगर बेंजीन है, बेंजीन की मोलिकुलर फार्मूला क्या होती है, तो C6H6 होती है। तो अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इस तरह से बेंजीन होती है, ये बेंजीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ना, ये बेंजीन की जिसके 6 कार्बन साइकिल होती है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, 6 कार्बन साइकिल होता है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, इट इज बेंजीन। तो ये बेंजीन की क्या हो गई, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी, ये बेंजीन की क्या होगी, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। ऑब्वियसली इसका अगर आप कॉन्डेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को छुपा दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये CH हो गया, ये आपका क्या, तो CH हो गया, ये आपका क्या, तो ये CH है, ये आपका क्या, तो CH है, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका क्या, तो CH है, ये आपका क्या, तो डबल बॉन्ड, ये CH है, सॉरी ये CH डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए, ये सॉरी ये आपका CH है, ये डबल बॉन्ड है, फिर आपका क्या हो गया, तो ये CH है, अल्टरनेट पोजीशन पर एक छोड़ करके डबल बॉन्ड होता है इसमें। तो ये इसका क्या कहलाएगा, तो ऑब्वियसली कॉर्नर स्ट्रक्चर में क्या करें, अपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को छुपा दिया, कॉर्नर स्ट्रक्चर में क्या करें, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज कॉल्ड कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ये इसका क्या कहलाएगा, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहलाएगा, इट इज कॉल्ड कॉन्डेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये हेक्सागन बना दीजिए, ये हेक्सागन बना दीजिए जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड दे दीजिए, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल, तो ये क्या हो गया, तो ये बेंजीन हो गया दिस। यहाँ पर क्या, तो जहां जहां टर्न है कार्बन है, जैसे टर्न है कार्बन है, टर्न है कार्बन है, टर्न है कार्बन है, टर्न है कार्बन है, टर्न है कार्बन, टर्न है कार्बन है, तो इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, हाइड्रोजन नहीं दिख रही है, हाइड्रोजन छुपी हुई है, तो इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन छुपी है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी है, इस टर्न पर 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, तो ये कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप कीजिए ऐसे ड्रॉ कर दे, आप अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया आपका, अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको हो गया ना, यहाँ पर आप यहाँ पर अल्टरनेट, यहाँ से देना अल्टरनेट करिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, फिर एक बीच में एक छोड़ दीजिए, ये डबल बॉन्ड दीजिए, फिर एक बीच में छोड़ दीजिए, इस तरह से। या ऑब्वियसली ये कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ध्यान दीजिए। बेंजीन में ये सिंगल बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है ना, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, कभी डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, तो ये जो डबल बॉन्ड होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करता रहता है, इसलिए इस तरह देते, ये कहलाता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ किसकी है, तो बेंजीन, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। तो ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड हैं, जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो फार्मूला विच रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे ब्यूटेन की स्ट्रक्चरल फार्मूला इट इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कहलाता कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, ये कहलाता बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। उसी तरह से बेंजीन की ये क्या कहलाती, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये आपका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, ये आपका बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर, और ये आपका क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला क्या, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल में जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड हैं, जो रिप्रेजेंट करे दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाउ थर्ड वन इज इंपिरिकल और सिंपलेस्ट फार्मूला। तो इंपिरिकल और सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होती है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो of number of atoms of different element present in a molecule of a compound is called what, the empirical formula or simplest formula. Now empirical formula or simplest formula. Now empirical formula or simplest formula. Now empirical formula, empirical formula और सिंपलेस्ट फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला, अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट, एक ऐसी फार्मूला, अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट, अ फार्मूला 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 विच रि
अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो, एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट क्या करता, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, simplest ratio of number of atoms of different element present in a molecule of a compound, is called, कहलाती क्या, is called empirical formula, is called empirical और simplest formula। तो इंपिरिकल और सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होती है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे कहा जाएगी जी इंपिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, इंपिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन की इंपिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो बेंजीन मतलब क्या हुआ, तो C6H6। तो बेंजीन में कौन कौन से एलिमेंट है, कहीं कार्बन है, हाइड्रोजन है। बेंजीन में कौन कौन सी तत्व है, कार्बन और हाइड्रोजन है। और बेसिस 6 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन है। और सिंपल करिएगा तो 5 कार्बन पर 5 हाइड्रोजन है। और सिंपल करिएगा तो 4 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है। और सिंपल करिएगा तो 3 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। और सिंपल करिएगा तो 2 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। और सबसे सिंपल क्या हो गया, तो 1 कार्बन पर 1 हाइड्रोजन। तो इसकी इंपिरिकल फार्मूला क्या हो गई, तो CH। तो बेंजीन की इंपिरिकल फार्मूला क्या हो गई, तो CH। उस तरह से अगर आपसे कहा जाए इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज की इंपिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज की इंपिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, तो C6H12O6। तो 6 कार्बन पर क्या है, तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगी, तो सिंपल रेशियो निकालने का तरीका होता है जो सबसे छोटा होता है ना, उसे सबको डिवाइड कर दिए, मतलब 6 को 6 से डिवाइड कर दिए, 12 को भी 6 से कर दीजिए, और यहाँ भी 6 को 6 कर दीजिए। क्या हो गया, तो 1 कार्बन हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगी। तो इसकी इंपिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो CH2O होगी। दिस वन। तो ऑब्वियसली सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। उस तरह से अगर आपसे पूछा जाए इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन की इंपिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो ब्यूटेन मतलब क्या हुआ, तो C4H10। तो ऑब्वियसली 4 कार्बन पर 10 हाइड्रोजन है। ये आपकी जी सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है ना, उसे सबको डिवाइड कर दिए। मतलब C4 है, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, और ये 10 इसको क्या करिए, तो 4 से डिवाइड करिए। तो ये क्या हो गया, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, तो ये 2.5 हो गया। ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती है, इसी से इंटीग्रल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो 2 से गुना करते हैं, मतलब C2H5, ये C2H5। ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म। इसलिए ब्यूटेन की इंपिरिकल फार्मूला क्या हो जाएंगी, तो C2H5। ब्यूटेन की इंपिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो C2H5 हो जाएंगी। ब्यूटेन की इंपिरिकल फार्मूला क्या होगी, तो C2H5 हो गई। तो व्हाट इज द इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो भी तत्व है, उसके परमाणुओं की संख्या का जो सिंपल रेशियो होती वही उसकी क्या होती, तो इंपिरिकल फार्मूला होती है। तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड इंपिरिकल फार्मूला और simplest formula। तो a formula which represent simplest ratio of number of atoms of different element present in a molecule of a compound is called empirical or simplest formula। जैसे empirical formula of benzene CH, empirical formula of glucose CH2O, empirical formula of butane C2H5, etc। Now relation between molecular formula and empirical formula। Now relation between molecular formula and empirical formula, molecular formula and empirical formula। Now relation between molecular formula and empirical formula, molecular formula और empirical formula के बीच में रिलेशनशिप, जिसे देखिए तो बेंजीन की मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, तो C6H6 होगी, और इंपिरिकल फार्मूला क्या है, तो CH है। तो अगर इंपिरिकल फार्मूला को मोलिकुलर फार्मूला में चेंज करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उस तरह से अगर ग्लूकोज की मोलिकुलर फार्मूला क्या है, तो C6H12O6 है, और इसकी इंपिरिकल फार्मूला क्या है, तो CH2O है। तो अगर आपको इंपिरिकल फार्मूला, यदि इंपिरिकल फार्मूला को मोलिकुलर फार्मूला में चेंज करनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
उसी तरह से ब्यूटेन, ब्यूटेन की मोलिकुलर फार्मूला क्या, तो C4H10 है, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो C2H5 है। तो ऑब्वियसली एम्पिरिकल फार्मूला को अगर मोलिकुलर फार्मूला में चेंज करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब आप कह सकते हैं कि जो मोलिकुलर फार्मूला है, ये जो मोलिकुलर फार्मूला है, ये मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो गई, तो n इंटू, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो गई, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगी, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगी, तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेसिक कहेंगे जी n की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे जी n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेसिक n इज इक्वल टू क्या होती है, तो मोलिकुलर वेट में, और बेसिक इस n की वैल्यू निकालना तो इसकी मोलिकुलर वेट में एम्पिरिकल वेट से डिवाइड कर, जैसे मोलिकुलर वेट बेंजीन की कितनी हो गई, तो 1 कार्बन की एटॉमिक मास 16, तो 1 कार्बन की एटॉमिक मास 12, तो 6 की कितनी, तो 72, और 6 हाइड्रोजन की 6, तो ऑब्वियसली ये 78, तो ये 78 को डिवाइड कर दिया किससे, एम्पिरिकल वेट से। तो मोलिकुलर वेट को एम्पिरिकल वेट से कैसे डिवाइड करिए, तो इसकी एम्पिरिकल वेट निकाल लीजिए, कार्बन की एटॉमिक मास 12 और 1 हाइड्रोजन की 1, तो 12 1 30, तो 78 को 13 से डिवाइड कर दिए तो 6 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपली क्या होती है, तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होती है, जहां पर वेयर n इज इक्वल टू क्या होगी, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगी, तो वेयर n इज इक्वल टू, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर वेट, n इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल और सिंपलेस्ट फार्मूला। मतलब एक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके परमाणुओं की संख्या, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या का जो सिंपल रेशियो होता है वही उसकी क्या कहलाती है, तो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। एक कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व है, उसकी संख्याओं का सिंपल रेशियो ही क्या कहलाता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, करे कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम्स मौजूद है, करे इन 9:1:3.5 बाई वेट, करे मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 108, फाइंड इट्स मोलिकुलर फार्मूला। करे एक कंपाउंड है, कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है जिसमें करे कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम मौजूद है, जिसकी मास रेशियो 9:1:3.5 है। करे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है जिसकी मास रेशियो क्या है, तो 9:1:3.5 है। करे मोलिकुलर वेट कंपाउंड की 108 है, तो बताइए उसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी। तो अभी जस्ट मैंने जी मोलिकुलर फार्मूला अगर आपसे पूछा जा रहा तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होती है, तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगी, तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर, जहां पर n इज इक्वल टू वेयर, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। करेक्ट कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम मौजूद है जिसकी मास रेशियो 9:1:3.5 बाई वेट है। कर अगर मोलिकुलर वेट कंपाउंड की 108 है तो कर बताइए इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जहां पर n इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट होगी। तो ऑब्वियसली अगर हमें मोलिकुलर फार्मूला निकालनी है तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालनी होगी और n की वैल्यू निकालनी होगी, और n निकालने के लिए आपको मोलिकुलर वेट की जरूरत पड़ेगी और एम्पिरिकल। तो मोलिकुलर वेट तो दी हुई है, तो ऑब्वियसली अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो टेबुलेट करके एक कैसे, तो एक कॉलम लिखिए एलिमेंट, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कहेंगे जिसके अंदर है कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है, इसके अंदर का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, इसकी वेट ले लीजिए, इसकी मास ले लीजिए ग्राम में। तो ऑब्वियसली कार्बन यदि 9 ग्राम होगी तो हाइड्रोजन 1 ग्राम होगी और नाइट्रोजन 3.5 ग्राम होगी। 9:1:3.5 बाई वेट है, तो ऑब्वियसली अगर कार्बन 9 ग्राम है तो हाइड्रोजन 1 ग्राम और नाइट्रोजन 3.5 ग्राम होगी। यदि इसकी एटमिक वेट ले लीजिए, इसकी एटमिक वेट ले लीजिए किस में, तो ग्राम में,
तो ऑब्वियसली कार्बन की एटॉमिक मास होती है कितनी, तो 12, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होती है 1 और नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14 होती है। इसकी नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होती है, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो ऑब्वियसली ये कार्बन की एटॉमिक मास है 9 ग्राम अपॉन 12, तो ये कितनी होगी, तो 9/12 को ये हो गया 3/4 मोल हो गया, ये 3/4 मोल हो गई। ऑब्वियसली ये 1 ग्राम है तो ये 1/1, तो ये कितनी होगी, तो 1 मोल हो गई। और ये क्या है, तो ये 3.5/14, तो ये कितनी हो गई, तो 1/4 मोल हो गई। तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। अगर 9 ग्राम कार्बन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 3.5 ग्राम नाइट्रोजन है, एटॉमिक वेट कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 14, तो नंबर ऑफ मोल्स 3/4 मोल कार्बन की है, तो 1 मोल हाइड्रोजन की है और 1/4 मोल किसकी, तो नाइट्रोजन की है। ऑब्वियसली अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो, अगर इसका सिंपल देखिए इतनी मोल मतलब कितनी हो गई, तो 3/4 इंटू N0 मोल मतलब क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, 1 मोल मतलब 1 इंटू N0 मतलब 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये 1/4 मोल मतलब 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, इसकी जो मास है वो 9, इसकी जो मास रेशियो 9:1:3.5 है, मतलब इसके अंदर कार्बन अगर 9 ग्राम है तो हाइड्रोजन 1 ग्राम है और नाइट्रोजन 3.5 ग्राम है। अगर एटॉमिक मास देखी जाए तो कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1 और नाइट्रोजन की 14। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए तो कार्बन में अगर इतनी मोल होगी, इस कंपाउंड में कार्बन अगर इतनी मोल होगी तो हाइड्रोजन 1 मोल होगी और नाइट्रोजन 1/4 मोल होगी। तो अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो पूछा जाए, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर पूछा जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए तरीका क्या होता, तो ऑब्वियसली जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये 1/4 मोल है, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एटम की संख्या 1/4 मोल है, तो हाइड्रोजन 1 मोल है और कार्बन 3/4 मोल है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3/4 मोल को आप क्या करिए, तो 1/4 मोल से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से ये 1 मोल को क्या करिए आप, 1 मोल को क्या करिए, तो ये 1/4 मोल से डिवाइड कर दीजिए। ऑब्वियसली ये 1/4 मोल को क्या करिए आप, तो 1/4 मोल को 1/4 मोल से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये क्या हो गई, तो 3/4 को 1/4 मोल से डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये 3 आ गया, ये 1 को 1/4 मोल से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, और ये 1/4 को 1, ये 1 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, तो 3, 4, 1। इसीलिए इस कंपाउंड की जो इंपीरिकल फार्मूला हो गई, इस कंपाउंड की जो इंपीरिकल फार्मूला हो गई वो क्या हो गई, तो इस कंपाउंड की इंपीरिकल फार्मूला क्या हो गई, तो इसमें अगर 3 एटम कार्बन की होगी तो 4 एटम हाइड्रोजन की होगी और 1 एटम नाइट्रोजन, जिसकी इंपीरिकल फार्मूला क्या होगी, तो इसकी इंपीरिकल फार्मूला होगी 1 एटम कार्बन की होगी, सॉरी 3 एटम कार्बन की होगी, 4 एटम हाइड्रोजन की होगी और 1 एटम किसकी, तो नाइट्रोजन, ये इसकी इंपीरिकल फार्मूला होगी। लेकिन आपको निकालना है मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए, तो n इक्वल टू क्या होती है, तो n इक्वल टू होती है मोलिकुलर वेट, n इक्वल टू क्या, तो मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट, n इक्वल टू क्या, तो मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट। तो यहाँ मोलिकुलर वेट कितनी है, यहाँ मोलिकुलर वेट कितनी है, तो ऑब्वियसली 108 है, ये 108 है, और इंपीरिकल वेट कितनी हो गई, इंपीरिकल वेट कितनी, तो कार्बन की एटॉमिक मास होती है 12, कार्बन की एटॉमिक मास 12, तो एक कार्बन की 12, तो 3 की कितनी, तो 36, 1 हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1, तो 4 की 4, तो 36 और 4 कितनी, तो 40, और नाइट्रोजन की कितनी, तो 14, तो ये कितनी, तो 54, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जा रही है, तो 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो 2। इसलिए यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, तो यहाँ पर अगर मोलिकुलर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या हो गई, तो इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी, तो 2 को 2 इंटू आप क्या कर देंगे, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, तो ये इंपीरिकल फार्मूला दैट इज C3H4n, तो यहाँ मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएंगी, तो ये C6H8n2, इट इज अ मोलिकुलर फार्मूला। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक कंपाउंड, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटम मौजूद है जिसकी मास रेशियो 9:1:3.5 है। कह रहे मोलिकुलर वेट कंपाउंड की अगर 108 है तो बताइए इसकी मोलिकुलर फार्मूला क्या होगी। तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या होती है, तो n इंटू इंपीरिकल फार्मूला होती है। मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या, तो n इंटू इंपीरिकल फार्मूला होती है, जहां पर n इक्वल टू क्या, तो मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट होती है। तो यदि आपको मोलिकुलर फार्मूला निकालनी है तो आपको इंपीरिकल फार्मूला पता होना चाहिए और n की वैल्यू पता होना चाहिए। तो n की वैल्यू तो पता निकाल लेंगे कैसे, तो मोलिकुलर वेट दिया हुआ है और इंपीरिकल फार्मूला निकालेंगे तो इंपीरिकल वेट से निकालेंगे। तो इंपीरिकल फार्मूला मेन टास्क है।
तो कैसे निकालते हैं, तो टेबुलेट करके सारणीबद्ध करके। एक कॉलम में लिखा हमने एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। कितनी मात्रा में है, तो अगर 9 ग्राम कार्बन की होगी तो 1 ग्राम हाइड्रोजन की और 3.5 ग्राम नाइट्रोजन की होगी। एटॉमिक मास कार्बन की कितनी, तो 12, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 14। तो नंबर ऑफ मोल कितनी, तो 3/4 मोल अगर कार्बन की है तो 1/4 मोल हाइड्रोजन की, 1/4 मोल नाइट्रोजन की। अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना हो तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते, तो सबसे छोटी संख्या होती है उससे सबको डिवाइड कर देते। तो ये ऑब्वियसली 3/4 मोल को सबसे छोटा कौन है, तो ये, तो इसको भी 1/4 से, इसे भी 1/4 से, इसे भी 1/4 से डिवाइड कर दिए। तो सिंपलेस्ट रेशियो की 3:4:1। इसे इंपीरिकल फॉर्मूला होगी C3H4n। और n की वैल्यू कैसे निकाले, तो मोलिकुलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट कर करके, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला निकल गए। ठीक है, तो वन अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन कह रहा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। गेव ऑन एनालिसिस, जब इसकी एनालिसिस करी जाती है, जब जांचा परखा जाता है तो पाया जाता कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%। इट्स इंपीरिकल फार्मूला विडविक, करके बताइए इसकी इंपीरिकल फार्मूला क्या होगी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब इसकी एनालिसिस करी जाती है, जब इसे जांचा परखा जाता है तो कार्बन पाया जाता है 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%। कर बताइए इसकी इंपीरिकल फार्मूला क्या होगी। तो सोल्यूशन, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। कौन सी, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर 3 एलिमेंट है। कौन सी, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कर जब इसकी एनालिसिस करी जाती है, जब इसे जांचा परखा जाता है तो कार्बन पाया जाता है 38.71%। इसमें कार्बन कितनी है, तो 38.71% है। मतलब अगर 100 ग्राम लीजिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो परसेंटेज में तो होता है 100, मतलब 100 ग्राम अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे तो 38.71 ग्राम कार्बन की होगी, और तो हाइड्रोजन कितनी होगी, तो 9.67 ग्राम होगी, 9.67%। तो ऑक्सीजन कितनी है, तो बेसिक अगर परसेंटेज में तो होता है 100, परसेंटेज में तो होता है 100 में अगर 38.71% कार्बन की है और 9.67% हाइड्रोजन की है, तो बाकी जो 100 में इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, 100 माइनस 38.71 प्लस ये 9.67, अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो वो ऑक्सीजन हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, तो दैट इज इक्वल टू ये 100 माइनस ये आपको हो गया 8 और ये 6 और 7 ये 3 और ये हो गया 10, 8, 18 और ये 48। मतलब अगर इसे सब्सट्रैक्ट करें तो ये कितना आ जा रहा, तो 100 में से 48.38 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 51.62% हो गए। इतनी ऑक्सीजन हो गई। करेक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इसकी एनालिसिस करी गई तो इसमें कार्बन की मात्रा इतनी परसेंट, हाइड्रोजन 9.67% है, तो बाकी परसेंटेज में तो होता है 100। मतलब यदि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 100 ग्राम लेंगे तो कार्बन 38.71 ग्राम होगी, हाइड्रोजन 9.67 ग्राम होगी, और ऑक्सीजन कितनी, 100 में इतना को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसकी इंपीरिकल फार्मूला बताइए। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होती है, तो एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो, एक ऐसी फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके परमाणुओं की संख्या का सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब अगर हमें इंपीरिकल फार्मूला निकालनी है तो इस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट के एटम की संख्या निकालनी होगी। तो यदि एटम की संख्या कैसे निकालेंगे, तो एटम की संख्या निकालने के लिए अगर मास दिया गया एटम की संख्या निकालनी है तो उसके लिए आपको मोल की जरूरत पड़ेगी। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो कैसे निकालते, तो टेबुलेट करके, सारणीबद्ध करके। मतलब कैसे, तो एक कॉलम लिखेंगे जिसमें लिखेंगे एलिमेंट, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कहेंगे जी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली इसकी वेट कितनी है, इसकी वेट अगर लिया जाए ग्राम तो बेसिक कार्बन अगर 38.71 ग्राम है, अगर कार्बन 38.71 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितनी है, तो 9.67 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितनी, तो 51.62 ग्राम है। ये वेट हो गई। ऑब्वियसली इसकी एटॉमिक वेट लिया जाए, एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट लेते हैं ग्राम में, तो ऑब्वियसली एटॉमिक वेट, तो कार्बन की एटॉमिक मास कितनी, तो 12 होती है, हाइड्रोजन की कितनी, तो 1, ऑक्सीजन की कितनी, तो 16।
ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ मोल्स लिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगी, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम, तो ये नंबर ऑफ मोल हो गई। तो ऑब्वियसली ये कितनी होगी, तो 38.71 अपॉन ये 12 हो गई। ऑब्वियसली ये कितना, तो 9.67 अपॉन कितना, तो ये 1, ये 51.62 अपॉन कितना, तो ये 16। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 12×3 = 36, 3.22 मोल आ जा रहा है, ये 3.22 मोल आ जा रहा, ये कितना, तो 9.67 मोल आ जा रहा, और ये कितना आ जा रहा, तो 16×3 = 48, ये भी 3.22 मोल आ जाएगा। तो बेसिस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थी। कार्बन अगर 38.71 ग्राम है तो हाइड्रोजन 9.67 ग्राम और ऑक्सीजन 51.62 ग्राम। एटॉमिक मास कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 16। तो नंबर ऑफ मोल इस कंपाउंड में अगर 3.22 मोल, मतलब 3.22 × 6.023 × 10⁻23 एटम यदि कार्बन की हुई, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की कितनी, तो 9.67 × 6.022 × 10⁻23 एटम हाइड्रोजन की होगी, और 3.22 × 6.022 × 10⁻23 एटम ऑक्सीजन की होगी। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो पूछा जाए, इंपिरिकल फॉर्मूला निकालनी है। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होती है, तो सिंपलेस्ट रेशियो होती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो यहां पर अगर आपसे सिंपलेस्ट रेशियो पूछी जाए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, तो ऑब्वियसली जो सबसे छोटी होती है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता, तो जो सबसे छोटी होती है उससे सभी को डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर 3.22 को क्या करेंगे, तो 3.22 से डिवाइड कर देंगे। ये 9.67 को भी क्या करेंगे, तो 3.22 से डिवाइड करेंगे, और ये 3.22 को भी क्या करेंगे, तो 3.22 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी हो गई, तो ये 1, ये कितनी होगी, तो ये 3, और ये कितनी होगी, तो 1। इसलिए इस कंपाउंड की इंपिरिकल फार्मूला, इसलिए इसकी इंपिरिकल फार्मूला क्या हो गई, तो इसकी इंपिरिकल फार्मूला क्या है, तो इस कंपाउंड में 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मतलब CH3O। तो इस कंपाउंड की इंपिरिकल फार्मूला क्या हो गई, तो CH3O हो गई। ठीक है, तो इस पर और भी क्वेश्चंस करना है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही तक छोड़ते हैं। असाइनमेंट से क्वेश्चंस करिएगा, इसमें और क्वेश्चंस अपन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।